अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर शफकत फारूक और आप देख रहे हैं किड द चैनल नोट इफ़ यू डोंट। हमने पिछला जो व्लॉग था उसमें बताया था, मैंने कुछ क्वेश्चंस थे जो एजुकेशन के बारे में थे। एक बात मैं उसमें कहना भूल गई थी जब मैंने कहा था कि हमें बॉटम अप अप्रोच बनानी पड़ेगी और वो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते अनलेस कि हम रेजिडेंट स्कूल बनाएं या कैडेट कॉलेज बनाएं। रेजिडेंट स्कूल हमारे यहाँ वैसे बनना शुरू हो गया लेकिन बहुत छोटे पैमाने पर है, ये जो दानिश स्कूल है। क्योंकि अब जब तक आप इसके अंदर बच्चों को नहीं रखेंगे, उनको ग्रूम नहीं करेंगे, वो एजुकेटेड लोग नहीं होंगे, तालीम याफ्ता नहीं होंगे, बस इल्म नहीं होगा। तो बॉटम अप्रोच के साथ साथ आप उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको ये बनाने पड़ेंगे। कैडेट स्कूल जो बना सकते हैं वो बना लें, या रेजिडेंट स्कूल जो है ना वो आप बना लें। तो हम आते हैं अगले सवाल के ऊपर जो कहा गया था शैडो टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वैसे ये साइंस से ज़्यादा रिलेटेड है लेकिन मैं आपको सिंपल फास्ट में बताती हूँ। शैडो टेक्नोलॉजी का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया था, जो मैं पता नहीं शायद डेक्लाइन ऑफ साइंस इन इस्लामिक वर्ल्ड शायद मैं बता रही थी, या डेक्लाइन ऑफ एजुकेशन में, मुझे अब सही से याद नहीं है। लेकिन शैडो टेक्नोलॉजी का मैंने जिक्र किया था जहाँ पर मैंने कहा था कि फेक साइंस जो है वो कहाँ से शुरू हुई और उसका मकसद क्या था और उसका रीज़न क्या था, वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बताया हुआ है। तो फेक साइंस जो है, मैंने उस वक्त ये कहा था कि फेक साइंस जो है, और मैंने आपको वो उस का रेफरेंस भी दिया था जो एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, बड़ा क्लासिकल आर्टिकल, वो ओपन साइंस मैगजीन था उसका, और उसमें वो छपा था कि फेक साइंस एंड नॉलेज क्राइसिस, इग्नोरेंस इज फैटल, ये आर्टिकल था जो मैंने आपको बताया था। उसमें भी उसने कहा था कि जो फेक साइंस है ना, ये हमारे माशरे के लिए जहर है, जहर। और ये जहर अनफॉर्चुनेटली भरा हुआ है बहुत सारे सो कॉल्ड साइंटिस्ट में, और वो जो ख़ास तौर पे जिन्होंने पेपर पब्लिश करने की मशीनें लगा रखी थी अपने, और महीने में जनाब 2-2, 3-3 पेपर, और साल में 12 से कम या समटाइम 12 से भी ज़्यादा पेपर पब्लिश करते थे। वो पेपर ऑब्वियसली आप रिसर्च करके नहीं कर सकते, इट इज़ फेक डेटा या चोरी का किया हुआ डेटा, प्लेजराइज्ड डेटा था। और उसके ऊपर जो आप टेक्नोलॉजी उस डेटा को यूज़ करके, अब जाहिर है कि साइंस में आप डेटा जनरेट करते हैं, कोई सिस्टम इन्वेंट करते हैं, ये कुछ भी चीज़ करते हैं तो उसको इवेंचुअली कमर्शियली यूज़ होना होता है। और अदरवाइज़ तो साइंस का कोई फ़ायदा नहीं है, साइंटिफिक रिसर्च का कोई फ़ायदा नहीं है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में साइंटिफिक रिसर्च जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के साथ अटैच्ड है, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, BS करते हैं, MS करते हैं, MPhil करते हैं, PhD करते हैं, पोस्ट डॉक करते हैं, और हर स्टेज के ऊपर उन्हें एक नई रिसर्च करनी पड़ती है जो कि आपको डिग्री नहीं मिलती अनलेस यू प्रोड्यूस समथिंग दैट इज़ नॉट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द लिटरेचर। जब मैंने PhD की थी तो मेरी PhD से, और ये शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, कि उसमें से मैंने मिनिमम 10 पेपर्स पब्लिश किए थे एक ही टाइटल के अंदर, जो कि मेरा थीसिस का टाइटल था। थीसिस का टाइटल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड अप टू 10। और ये सारे, और ये मैं क्यों आप छाप सकी, इसलिए कि वो सारे का सारा ओरिजिनल नॉलेज था जो कि मैंने PhD के लिए जनरेट किया था, और वो इससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। वो फील्ड ज़रूर एग्जिस्ट करता था लेकिन वो जो चीज़ें मैंने की थी वो एग्जिस्ट कहीं दूर दूर तक नहीं करती थी, और इसलिए मैंने वो उसके ऊपर वो किया भी था। वहाँ से मैंने स्टार्ट की थी बायोटेक्नोलॉजी, ये प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के बारे में लोगों के दो व्यूज़ हैं। एक तो हार्डकोर बायोटेक्नोलॉजी है, बल्कि उसको बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत वसी टर्म है। इसके अंदर आप हर उस चीज़ को शामिल कर सकते हैं जो आप बायोलॉजिकल टेक्निक इस्तेमाल करके रिसर्च करते हैं। उस बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक में हार्डकोर जेनेटिक इंजीनियरिंग भी आती है, और जैसे हम एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में शुरू करते हैं तो हम स्टार्ट में उसमें यूज़ करते हैं मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स, यानी प्लांट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए वो चीज़ें जो आपको अब नेकेड आई से नज़र आती हैं। अगर उससे काम नहीं चलता तो हम क्रोमोसोम के लेवल के ऊपर आते हैं, अगर उससे काम नहीं चलता तो हम DNA के लेवल के ऊपर आते हैं, उससे काम नहीं चलता तो हम जीन के ऊपर आते हैं, हम उसके एक्सप्रेशन के ऊपर आते हैं, और स्टेप बाय स्टेप हम नीचे चलते चले जाते हैं टिल के हम वो प्रॉब्लम अपना सॉल्व नहीं कर लेते जो कि हमारा मकसद है। तो जब एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी मैंने शुरू की तो सबसे पहली जो चीज़ मैंने इंट्रोड्यूस कराई वो थी DNA फिंगरप्रिंटिंग। यानी DNA के बारे में अगर आपको पता है तो
ये एक यानी एक ये लाइफ है एक्चुअली ना, हमारी पूरी लाइफ जो है वो इस एक 4 बेसिस और जिसके पीछे फॉस्फेटिक बैकबोन है उसमें छुपी हुई है। वो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, ये 4 बेसिस है। इनके मुख्तलिफ कम्बिनेशन जो हैं वो हमें हम बनाते हैं जो हम हैं, और इसलिए हर बंदा जो है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि वो जो कम्बिनेशन है और जैसे वो आके टूटता है, जैसे वो आके जुड़ता है और जैसे वो रेप्लिकेट होता है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमारी डिस्क्राइब करती हैं कि हम इवॉल्व कैसे हुए और हमें क्या क्या चेंजेस आई और आइंदा हमारे में क्या क्या चेंजेस आएंगी। तो ये जो डीएनए है ये हर एक का, जैसे मैंने बताया कि ये डिफरेंट है, और इसको हम बिल्कुल ऐसे ही प्रिंट कर सकते हैं जैसे हम अपने अपने फिंगर्स को प्रिंट करते हैं। जैसे आजकल बायोमेट्रिक्स हर जगह होता है, वो हमारे इनके प्रिंट्स को लेते हैं। हमारा रेटिना जो है ये डिफरेंट होता है, आप एयरपोर्ट्स पे जाए आपका रेटिना स्कैन होगा, वो हर एक का डिफरेंट होता है। इसी तरह वो जो आपका कोड है डीएनए के जो अंदर आपके वो है, उसकी वो भी एक किस्म की प्रिंटिंग है। और आप चूँकि प्लांट्स की तो कोई फिंगर्स नहीं होती, तो हम उनको, या किसी भी मतलब एंटिटी की कोई फिंगर्स नहीं होती, जैसे बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं और इस टाइप की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी कोई फिंगर्स नहीं होती, तो हम उनको जो डिफ्रेंशिएट एक दूसरे से करते हैं बिल्कुल फुल प्रूफ, वो होता है डीएनए के थ्रू। हम डीएनए को फिंगरप्रिंट करते हैं, और ये मैंने 1990 में इस मुल्क में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसको हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू होता है, जिसको हम पीसीआर टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो कि आजकल हर दूसरे मोहल्ले में वो लैब बनी हुई है। जो ये जब कोविड आया था तो वो पीसीआर टेस्ट होता था, आपने ये सुना होगा, तो ये मैंने शुरू किया था। अच्छा, अब मसला ये है कि इन चीज़ों में बहुत सारी, अब ये आप देखिएगा, आपकी ये जो पीसीआर है ना, ये आपकी उसको आइडेंटिफाई कर देता है कि आपका एक प्लांट जो है उसमें कौन सा डीएनए बैंड जो है वो डिफरेंट है और वो कहाँ से आया है, ये आप ट्रेस कर सकते हैं। शैडो टेक्नोलॉजी इस तरह होती है, मसलन जेनेटिक इंजीनियरिंग है, हमारे मुल्क में हार्डकोर जेनेटिक इंजीनियरिंग अभी तक भी किसी जगह पर सक्सेसफुली नहीं हुई, एटलीस्ट मेरे नॉलेज में नहीं है। मैंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में, मैंने यहाँ में रही हूँ, ज़्यादा एटॉमिक एनर्जी की साइंटिस्ट हूँ, मैं सैम में भी रही हूँ जो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, मैं उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी रही हूँ, मैं उनकी एग्जामिनर भी रही हूँ, मैं उनकी एडवाइज़र भी रही हूँ, वगैरह वगैरह, मैंने काफ़ी ज़्यादा, और वो मेन सबसे हाईएस्ट इदारा है जहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी होती है। लेकिन अभी तक मुझे नहीं पता कि वहाँ पर अब भी जो कॉटन की उन्होंने कुछ की हैं जीन्स जो हैं, लेकिन वो शायद हार्डकोर जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू नहीं की। जो 1 जीन कॉटन वैरायटी आई है, जो डबल जीन है, जो ट्रिपल जीन है, वगैरह वगैरह, उनकी बहुत है, आपको पता नहीं कितना इंटरेस्ट है इसमें। लेकिन जो मैं आपको लाना चाह रही हूँ ना, इस पर के फ़र्ज़ कीजिए। अब हार्डकोर जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो है क्या, मैं सिंपल फाज में आपको बता देती हूँ। मसलन हमारी जो कॉटन है उसमें वायरस आया था, लीफ कर्व वायरस, और ये 1990 में आया था, बल्कि लाया गया था। तो अब ये एक लंबी कहानी है, मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ती, और वो इतना फैला कि हमारी कॉटन जो उसके ऊपर 14 मिलियन बेल थी, जिसने अलार्म बजा दिया था पूरी दुनिया में। और फाइन कॉटन हमारा पाकिस्तान जो है वो कॉटन में जो सीज़न हमारे यहाँ है वो कॉटन के लिए उस जैसा सीज़न और कहीं नहीं, नॉट इवन इन टेक्सास में, तो वो है। तो वहाँ पर वो कॉटन ग्रो होती थी, तो वो जनाब हमारी इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन थी कि उसने रियली रेवोल्यूशनाइज किया था हमारी इकोनॉमी को 70 से 90 तक ना। तो 90 में वो वायरस आया, उसको करने के लिए हमें वर्ल्ड बैंक ने वो दिया, लोन दिया कि आप इसके ऊपर रिसर्च करें। हालांकि जब ये लोन मिला था 1990 में, उस वक्त ये इतनी अलार्मिंग नहीं थी, लेकिन इन एंटिसिपेशन के ये फैल जाएगी, आप इसको रोकें। दरअसल वो रोकनी तो नहीं थी, वो तो फैलनी थी। और तो उसमें जो उन्होंने हमें दिया, लोन दिया, उसके साथ साथ उन्होंने हमें कुछ ऐसे प्लांट्स दिए जिनके अंदर वो जीन जो है वो क्लोन हुई हुई थी, जो कि इसके अगेंस्ट काम करती थी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि वो जीन क्या है। ये हमारी ज़मीन के अंदर एक बैक्टीरिया है जिसको कहते हैं बैसिलस thuringiensis। उसके अंदर कुछ जीन्स ऐसी हैं जो कि एक एंटीबायोटिक को एक्सक्रीट करती हैं, और वो एंटीबायोटिक जो है वो उन प्लांट्स की, वो जीन्स जो हैं वो अगर एक्सप्रेस होती हैं आकर कॉटन के प्लांट्स में, तो उसके ऊपर स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं रहती, वो उसके ऊपर वायरस ऑटोमेटिकली मर जाता है। अव्वल तो वाइट फ्लाई उसके ऊपर आती ही नहीं है, जो कि कैरियर है उसका वायरस का। अगर आ जाए तो वो उस जीन को अफेक्ट नहीं करे, वो मतलब वो डिजीज़ को नहीं स्प्रेड करती।
तो वो जीन जो है वो उस जीन से, वो एक पूरा प्रोसेस है कि उस जीन को उस बैक्टीरिया से कैसे निकाला जाता है, उसको प्लांट के अंदर कैसे डाला जाता है। ये जीन भी पेटेंटेड है और ये प्रोसेस भी पेटेंटेड है। यानी वो जिन्होंने निकाला हुआ है, अगर वो कोई बंदा वो यूज़ करना चाहता है या उनकी वो जीन यूज़ करना चाहता है तो आपको रॉयल्टी देनी पड़ती है। अच्छा, जब 1990 में हमारी ये कोलैबोरेशन शुरू हुई वेस्ट के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमें $10 मिलियन का कर्जा दिया विद 2% मार्कअप। तो वो अच्छा, उसके साथ उन्होंने बहुत सारी और भी वो दी, मतलब कुछ कंसल्टेंट्स भी आए, कुछ एक्सपर्ट्स भी आए, कुछ जो लोग थे उनकी ट्रेनिंग्स भी थी, उनमें वैसे मैं भी शामिल थी। मेरे पास 2 प्रोजेक्ट थे उसके, लेकिन मेरा प्रोजेक्ट हार्डकोर जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर नहीं था, मेरे अपने फील्ड के ऊपर था। अच्छा, उन्होंने अब उसका जो था, अब ये प्रोजेक्ट था 3 साल के लिए, और इसमें जाहिर है कि जिन्होंने बड़ी बड़ी फंडिंग ली हुई थी उन्होंने कुछ कारकर्दगी तो दिखानी थी। तो उसका शॉर्टकट उन्होंने ये ढूंढा कि वो जीन जो ऑलरेडी क्लोन हुई थी किसी अमेरिकन कॉटन में, वो कॉटन पाकिस्तान में नेटिव नहीं थी जिसमें वो जीन क्लोन हुई थी। और आप ये याद रखिएगा कि ये जो पेटेंटेड जीन्स होती हैं, ये जब क्लोन होके वो कमर्शियली ग्रो होना शुरू हो जाती हैं, तो जो भी मुल्क उसका सीड लेके ग्रो करता है उसको रॉयल्टी देनी पड़ती है। अब रॉयल्टी से बचने के लिए हमारे लोगों ने ये किया कि वो पौधा लिया जो कि पब्लिक, जिस जीन उसके अंदर थी लेकिन वो पब्लिक डोमेन में आ चुका था, और पब्लिक डोमेन में वो जीन जो पेटेंटेड जीन होती है जिसकी कि आपको रॉयल्टी देनी पड़ती है, वो उसको इनिशियल ट्रायल से ले, यानी इनिशियल कल्टीवेशन, फर्स्ट एज कल्टीवेट जो ग्रो होती है वहाँ से लेके 12 से 15 साल लगते हैं, उसको समटाइम 20 साल भी लगते हैं पब्लिक डोमेन में आने के लिए। पब्लिक डोमेन का मतलब है कि अब आप बगैर रॉयल्टी दिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके आने के लिए उसको 15 से 20 साल लगते हैं। डिपेंड करता है कि वो जीन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी कमर्शियल सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये जीन जो पौधा हमें दिया गया, जो कि अमेरिकन कॉटन के अंदर वो हुई थी, क्लोन हुई थी, वो यहाँ पे लाया गया और उसको लाकर इंटेंसिवली क्रॉस कर दिया गया। हमारी जो कल्टीवार्स थी, जो कि हाई यील्डिंग कल्टीवार थी, उनके साथ क्रॉस कर दिया गया, ये सोच कर के इसके अंदर जो जीन है वो इसमें आएगी और हमारे यहाँ पर हमें स्प्रे नहीं करना पड़ेगा कॉटन लीफ कर्ल वायरस के ऊपर। आप जहन में रखिएगा कि उस वक्त इतनी ज़्यादा अलार्मिंग उसका स्प्रेड नहीं था कॉटन लीफ कर्ल वायरस का, जब ये आई और इसको हमने क्रॉसिंग शुरू कर दी। क्रॉसिंग शुरू की तो उस जीन, वो जो जीन उसके अंदर प्रोब हुई थी ना, उसका डीएनए प्रोब था हमारे पास, जिसको फिर हम पीसीआर में डालते थे। यानी जो हम क्रॉसिंग करते थे, हम जो प्लांट सेलेक्ट करते थे, उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट करके हम पीसीआर में डालते थे, और वो जो टेस्ट स्पेसिफिक एक फ्रैगमेंट था जो कि उस जीन का था, वो हम डालते थे और हम कह देते थे जी कि ये देखें, ये बैंड है और ये हमने जेनेटिकली इंजीनियर कर लिया। कैन यू बिलीव दिस कि हमने क्रॉसिंग की हुई है एक ऐसे प्लांट के साथ जो कि जिसके अंदर के जीन है, और वो क्रॉसिंग कोई एक अनपढ़ थर्ड क्लास जो हमारे डेली वेजर है ना, ये भी कर सकते हैं। जो उसमें साइंटिस्ट करते थे लैब में आकर, वो ये था कि वो सिलेक्ट करके ले आते थे प्लांट को, डीएनए एक्सट्रैक्ट करते थे, पीसीआर करते थे, और करता धरता जो है उनको दिखा देते थे कि ये देखें, ये हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग कर दी। अब अगर ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है तो मुझे कोई अल्लाह का बंदा ये बता दे कि वो जो हमने $10 मिलियन लोन विद 2% मार्कअप लिया था वो हमने क्यों लिया। क्योंकि ये तो हमारे हर एरा गैरा जो है वो क्वार्टर में करता है, और इसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हमारे इन्वॉल्व हैं, एक बंदा नहीं, सबको पता है कि हमने क्या किया। लेकिन हमने कहा जी हम बड़े फन्ने खान, हमने बायोटेक्नोलॉजी कर ली, हम वो पता नहीं किस नेट के ऊपर आ गए और क्या कर लिया, और हमने क्या कर लिया, हमने कुछ भी नहीं किया। हमने एक फेक टेक्नोलॉजी जनरेट की, और नतीजा ये हुआ क्योंकि वो जीन जो थी उस जब पब्लिक डोमेन में आती है ना, 20 साल जीन जो है वो एक्सप्रेस कर रही होती है, तो हर सीज़न के साथ उसका एक्सप्रेशन जो वो कम होता चला जाता है। तो जब हमारे यहाँ आई तो वो उसका एक्सप्रेशन ऑलरेडी बहुत कम था। हमने उसको क्लोन किया था कि हमें स्प्रे कम करना पड़ेंगे, तो जहाँ हम 9 स्प्रे करते थे हमें 13 स्प्रे करना पड़े। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिस प्लांट के अंदर वो क्लोन था अमेरिकन कॉटन का, वो हमारे यहाँ की नेटिव नहीं थी। उसके अंदर जो डिजीजेस थी वो हमारे यहाँ आकर स्प्रेड हुई, और हमने एक वायरस से छुटकारा हासिल करते करते 3-4 और डिजीजेस को फ्लड की तरह अपने यहाँ स्प्रेड कर लिया, और आज हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। क्योंकि वो जो हमने एक्सटेंसिव क्रॉसिंग की थी वो आज 90% से ज़्यादा कॉटन के इलाके में ग्रो हो रही है, और हमारी कॉटन 14 मिलियन बेल से 4 मिलियन बेल से भी नीचे चली गई है। ये है शैडो टेक्नोलॉजी।
जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम पर हुई। यानी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग तो हम क्या करेंगे, हम तो पीसीआर भी सही तरीके से नहीं कर सकते। हमने क्लोन हुआ हुआ इंजीनियर हुआ हुआ प्लांट लाया, लाकर उसकी प्रोसेसिंग शुरू कर दी। अल्लाह खैर इसलिए कर दी कि वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल था, हमने कर लिया। और इसमें 5-6 बड़े में से बहुत तो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, जो उन इंस्टीट्यूशंस के हेड थे जिन्होंने ये काम किया था आकर। तो आज हम कहाँ पर खड़े हैं? हमारी कॉटन, आज हम सारी की सारी कॉटन इंपोर्ट करते हैं और हमारी एप्टमा माशाल्लाह वो बैठी हुई है। आप ज़रा पढ़िएगा एप्टमा की कहानी तो आपको पता चल जाएगा कि एप्टमा एक्चुअली कर क्या रही है ना हमारे साथ। एक्सपोर्ट करेंगे जी, हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करेंगे। पहले हम कॉटन इंपोर्ट करेंगे, फिर हम उसका यार्न बनाएंगे, फिर हम उसका कपड़ा बनाएंगे, फिर हम उसके वो क्लोथ फैब्रिक बनाएंगे और फिर हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे। और फिर भी हमें चाहिए GPS प्लस यूरोपियन यूनियन से। आप ज़रा बांग्लादेश को देखें, वो कॉटन ग्रो नहीं करते, उनका सीज़न ही ऐसा, वो पर्सन ग्रो करते हैं, वो कॉटन इंपोर्ट करते हैं, उनके यहाँ मशीनें लगी हुई हैं, वो अपने रेडीमेड गारमेंट्स बनाते हैं और वो एक्सपोर्ट करते हैं। उनके पास कोई GPS नहीं है, येट उनकी फैब्रिक की एक्सपोर्ट जो है हमसे बहुत ज़्यादा है। ये है हम माशाल्लाह, किसको मुबारक दूँ मैं, आप दे दीजिएगा जिसको चाहिए। तो ये है जनाब शैडो टेक्नोलॉजी और उसके नुकसानात, और ये सब साइंस में होते हैं। समझ आ गई आपको? तो इसे शेयर कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम क्या हैं और हम किस हद तक गिर चुके हैं। हम में से किसको हम कहें, किसको कहें हम कि वो मुल्क का वफादार है, कौम का वफादार है, इस मुल्क के मफादात का वफादार है। ये आप सोचिएगा। ये मैसेज आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और नई व्लॉग के साथ, और वो होगी डिसीजन पावर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।